हेलो फ्रेंड्स, आपका दोबारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिशन नौकरी में। फ्रेंड्स, रेलवे आरआरबी एनटीपीसी 2024 इसकी तैयारी हमारे चैनल मिशन नौकरी आपके लिए करवा रहा है, आप जानते ही हैं। और आरआरबी एनटीपीसी में जो भी दोस्तों जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, उसमें जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं, उन टॉपिक की हमने आपके लिए अलग अलग वीडियोज़ लाए हैं और अलग अलग तैयारी अच्छी तरीके से आपके लिए करवाई है। ओके फ्रेंड्स, जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, हम आप मेरी प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हैं। हमने आरआरबी एनटीपीसी जनरल अवेयरनेस का जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं, मिसलेनियस टॉपिक जैसे फ्लोरा फौना एनवायरनमेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम, इन सारे टॉपिक को हमने अच्छी तरीके से डिटेल वे में आपको पढ़ाया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, फ्रीडम स्ट्रगल की दोस्तों सीरीज हमारी चल रही थी, 3 पार्ट मेरे आ चुके थे, ये हमारा चौथा पार्ट है जो कि हमारा फाइनल पार्ट रहेगा। इसके बाद हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आरआरबी एनटीपीसी में, अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और हिस्ट्री जो फ्रीडम स्ट्रगल है, हमने आपको फ्रेंड्स शुरुआत से ऐसे पढ़ाया है ताकि पूरी क्रोनोलॉजी आपको समझ में आए कि हर इवेंट के बाद क्या इवेंट हुआ है। और हिस्ट्री को कल याद नहीं करना। अगर जो बच्चे हमारे इस पूरी सीरीज़ को किए होंगे, तो अगर पूरी वीडियोस को आपने देखा है तो आपको हिस्ट्री वाकई समझ में आएगी। पहली बार आपको समझ में आएगी कि हिस्ट्री में क्यों, अगर कोई इवेंट हुआ तो वो क्यों हुआ, किस लिए हुआ, अगर उसके बाद कोई इवेंट आया तो क्यों आया। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको हिस्ट्री, अगर आप बेसिकली अगर आप समझेंगे अच्छी तरीके से, तो आपको हिस्ट्री अच्छी तरीके से क्लियर होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 4, जो कि हमारा है इंडियन नेशनल मूवमेंट का। फ्रेंड्स, मैंने आपको साइमन कमीशन बता दिया था, ठीक है। हमने आपको साइमन कमीशन पढ़ा दिया था कि साइमन कमीशन 1927 में आया था और इंडियंस ने इसको काफ़ी प्रोटेस्ट इसमें किया था। अब हुआ क्या कि जब इंडियंस ने प्रोटेस्ट किया साइमन कमीशन में कि भाई इसमें सारे अंग्रेज लोग हैं, तो कम से कम इसका कंपोजिशन चेंज किया जाए, लेकिन सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने इसमें इंडियंस की कोई बात नहीं सुनी और साइमन कमीशन का कोई भी कंपोजिशन चेंज नहीं किया, उसमें किसी भारतीय को शामिल नहीं किया, ठीक है। बल्कि ब्रिटिश ने ये कहा कि इंडियंस को बेसिकली एक चुनौती दी कि अच्छा, आप लोगों को बहुत आता है तो एक काम करिए, आप ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाइए जरा, ठीक है। उसी तरीके से जो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया में, उनका नाम था लॉर्ड बर्किनहेड, उन्होंने भी चैलेंज किया कि हिम्मत हो तो अपना संविधान बना के दिखाओ, ठीक है। आपके अंदर कहते हैं टैलेंट है, इंडियन से कहा तो अपना संविधान बना के दिखाओ। तो इंडियंस ने क्या किया, उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके एक नेहरू रिपोर्ट 1998 में ड्राफ्ट की गई। दिसंबर 1927 का जो मद्रास सेशन था कांग्रेस का, उसमें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बनाई गई जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेगी, ठीक है। और फिर 19 मई 1928 को बॉम्बे के सेशन में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ने इसने एक कमेटी बनाया जिसके चेयरमैन जो थे वो मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू थे उसके चेयरमैन, और कहा कि ये मोतीलाल नेहरू जो है रिपोर्ट देगी कांग्रेस को। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट दोस्तों 1928 में आई और उसमें क्या कहा गया, क्या रिकमेंडेशन दी गई कि इंडियंस को जो है डोमिनियन स्टेटस दिया जाए तुरंत ही। मतलब डोमिनियन समझते हैं आप? डोमिनियन का मतलब ये होता है कि भारत जो है वो अपना संविधान खुद बनाएगा, अपने कानून खुद चलाएगा, बट ब्रिटिश सरकार जो ब्रिटिश है ना, वो उनके मतलब उनका ब्रिटिश का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा उस पर, बट ये भी कहलाया जाएगा कि डोमिनियन है, मतलब ब्रिटिश सरकार का एम्पायर का ही पार्ट है, ऐसा कहा जाएगा। तो वो होता है डोमिनियन स्टेटस। ओके फ्रेंड्स, और दूसरी रिकमेंडेशन ये थी कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर होगा, मतलब दो, जैसे आगे लोकसभा और राज्यसभा है वैसे ही जो है यहाँ भी होगा। ये दूसरी रिकमेंडेशन थी नेहरू रिपोर्ट की। उसके बाद कहा कि गवर्नमेंट होनी चाहिए सेंटर पे भी, और जो राज्य हैं प्रोविंसेस हैं वहाँ भी गवर्नमेंट होनी चाहिए। और इंडिया का जो है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, जिसमें जो रेसिड्यूरी पावर है वो सेंटर के पास होनी चाहिए। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट समझते हैं ना, इसमें कुछ सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो सेंटर के पास होते हैं और कुछ सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो स्टेट के पास होते हैं। माइनॉरिटीज़ के लिए कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए, ये कहा गया था नेहरू रिपोर्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये कहा गया कि जो मुस्लिम्स हैं उनके जो धार्मिक इंटरेस्ट हैं, कल्चरल इंटरेस्ट हैं, उसको फुल प्रोटेक्शन दी जाएगी। और उसने 19 फंडामेंटल राइट्स को भी रिकमेंड किया, जैसे इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, यूनियन राइट टू फॉर्म यूनियंस, यूनियन फॉर्म करने की, और यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज, मतलब जितने भी एडल्ट सिटीजन्स हैं उनको जो है वोट की परमिशन दी जाए बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। तो ये सब जो है रिकमेंडेशन थी नेहरू रिपोर्ट की। उसके बाद जब नेहरू रिपोर्ट की रिकमेंडेशन आई तो उसके बाद तुरंत मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी
14 पॉइंट्स दिया 1929 में। मुस्लिम लीग ने नेहरू प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये था कि नेहरू रिपोर्ट में जो माइनॉरिटीज़ के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें जो सेपरेट इलेक्टोरेट आया था उसको खारिज कर दिया था नेहरू रिपोर्ट ने। तो इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के रिएक्शन में अपने 14 पॉइंट्स दिए। ठीक है, लीग ने ये रियलाइज़ किया कि दैट वाइल दे वुड बी इन मेजॉरिटी इन प्रोविंसेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, हैंस वुड कंट्रोल देयर प्रोविंस लेजिस्लेचर, they would always be a minority in the center. Thus they demanded, contrary to Nehru report, the residual power to go the provinces. देखो बेसिकली जो क्या नाम है मुस्लिम लीग ने उसने कहा कि जो हमारी मेजोरिटी है, मुस्लिम्स की मेजोरिटी है, वो एक तो बंगाल की साइड है और NWFP में है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है, तो वहाँ तो अभी सरकार बना लेंगे, बट माइनॉरिटी होने के चलते कभी भी उनका प्रतिनिधित्व सेंटर में नहीं होगा। इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने ये भी डिमांड किया कि जो सेंटर में भी जो है जो रेसिड्यूरी पावर सेंटर में दी जाती हैं, वो रेसिड्यूरी पावर उन प्रोविंसेस को भी दी जाए ताकि वो अपना फैसला खुद ले सकें। तो ये था बेसिकली मोहम्मद अली जिन्ना की 14 पॉइंट्स के इम्पॉर्टेंट बातें। अब फॉर्मेशन आता है इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग। देखिए बेसिकली क्या था कि जब नेहरू रिपोर्ट आई ना, तो नेहरू रिपोर्ट जब आई तो उसको देख के जो यंग नेता थे वो काफ़ी नाराज़ हुए। नाराज़ किस बात पे हुए कि यंग नेता चाह रहे थे कि देश को फुल आज़ादी मिले, देश को क्या मिले, फुल आज़ादी मिले। बट नेहरू रिपोर्ट किसकी बात कर रहा था? नेहरू रिपोर्ट बात कर रहा था डोमिनियन स्टेटस की। ओके फ्रेंड्स, इसीलिए नेहरू और गांधी जी ने जो क्या नाम है कांग्रेस के जो नेहरू रिपोर्ट है इसको रिजेक्ट किया और खुद एक इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना करी। नेहरू रिपोर्ट को भी जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है कलकत्ता में 1928 में, जब सभी पार्टी थी, मुस्लिम लीग भी थी, हिंदू महासभा भी थी, उन्होंने किसी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया और इसीलिए इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बनी, जो कि जो यंग नेता थे उसमें जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने मिलकर इसको बनाई थी। अब बात करते हैं पूर्ण स्वराज। देखिए हुआ क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस की लाहौर सेशन में जब 19 दिसंबर 1929 को हुआ था लाहौर सेशन, तो उसमें जो यंग नेता थे, यंग लोग थे, जवाहरलाल नेहरू वो वहाँ पे प्रेसिडेंट थे और जवाहरलाल नेहरू ने वैसे भी जो है नेहरू रिपोर्ट को कैंसिल कर दिया था। उनका कहना यह था कि देश को जो है डोमिनियन स्टेटस की नहीं, देश को जो है वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस, फुल आज़ादी की ज़रूरत है। इसीलिए वहाँ पे इन्होंने रेजोल्यूशन पास कराया पूर्ण स्वराज। क्या कराया? पूर्ण स्वराज कराया। ओके फ्रेंड्स, और 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस पार्टी ने इंडियंस की आज़ादी का दिवस मनाया, इंडिपेंडेंस डे मनाया। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो थी इसी लाहौर सेशन में ऑथराइज़ किया है सिविल डिसोबीडियंस प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए। लोगों से कहा गया कि टैक्सेस का कोई पेमेंट नहीं करेगा और जो मेंबर्स थे लेजिस्लेशन में उनको कहा गया कि आप रिज़ाइन दे दें। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कहा गया कि भारत को जो नया संविधान बना है, ठीक है, बनेगा या बना है, वो 26 जनवरी 1950 जो भारत का संविधान बना था 26 जनवरी 1950 में, वो 26 जनवरी इसीलिए लिया गया था याद करने के लिए बिकॉज पूर्ण स्वराज की जो बात हुई थी 26 जनवरी 1930 को, इसीलिए ये डेट चुना गया था। ठीक है फ्रेंड्स, कांग्रेस जो लीडर थे और जो फेमस पोएट थे हसरत मोहानी, वो पहले एक्टिविस्ट थे जिन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कही थी 1921 में ऑल इंडिया कांग्रेस फोरम में सबसे पहली बार। तो ये था दोस्तों पूर्ण स्वराज लाहौर के सेशन में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आता है। अब उसके बाद लाहौर सेशन में कांग्रेस ने अप्रूव किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उसके बाद स्टार्ट होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बेसिकली क्या हुआ कि लाहौर का जो सेशन था 1929 में, उसमें क्या हुआ था, उसमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई गई और कांग्रेस वर्किंग कमेटी से कहा गया कि आप ऑथराइज है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए। उसी तरीके से कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने गांधी जी को फुल ऑथराइजेशन दे दी कि आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं।
उसी के बाद क्या हुआ कि गांधी जी द्वारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फ्रीडम स्ट्रगल का एक पार्ट था। और ये स्टार्ट कैसे हुआ? गांधी जी ने डांडी मार्च किया। इसमें गांधी जी ने क्या किया, जो ब्रिटिश का साल्ट टैक्स था उसको उसका प्रोटेस्ट किया। गांधी जी ने नमक को इसलिए चूज़ किया बिकॉज जो नमक है वो गरीब अमीर सब यूज़ करते हैं, तो इसकी जो आँच है वो सब तक पहुँचेगी, इसकी जो गूंज है वो सब तक पहुँचेगी। और इसी के बाद क्या हुआ कि जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड है कि भारत को फुल आज़ादी चाहिए, उसकी डिमांड बढ़ गई। फिर गांधी जी ने क्या किया, बेसिकली डांडी मार्च किया। इसको साल्ट मार्च भी बोलते हैं और साल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम जो है वहाँ से दांडी के लिए अपने 78 साथियों के साथ चले। और गांधी जी ने वहाँ पर क्या हुआ, जो समंदर है उससे नमक बनाया। उससे गांधी जी ने साल्ट टैक्स को तोड़ा, साल्ट का जो नियम है इसको तोड़ा। और इसके बाद गांधी जी ने इसी के साथ गांधी जी का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ। और 12 मार्च को जो गांधी जी चले थे और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे थे। उसी के जस्ट बाद 4 मई को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बाद दोस्तों आता है चित्तागोंग आर्मी रेड। देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। बेसिकली इसमें हुआ क्या था कि सूरसेन मास्टरदा, जो कि बेसिकली टीचर थे उस समय, उनको मास्टरदा नाम से बहुत काफ़ी फेमस है सूरसेन। उन्होंने क्या था, चित्तागोंग जो कि इसमें बंगाल में पड़ता है वहाँ पे आर्मरी में रेड कर दिया था। बेसिकली टीचर थे मास्टरदा सूरसेन। और जो बांग्लादेश में जो है चित्तागोंग जो आर्मरी है वहाँ पे उन्होंने रेड किया। और इसी के बाद जो उनका जो एक दोस्त रहते हैं नेत्र सेन, उन्होंने उनको धोखा दिया था। उसके बाद सूर्यसेन को अरेस्ट कर लिया गया था 16 फरवरी 1933 को। ये दोस्तों इनका बहुत ब्रिटिश ने बहुत इनके साथ गलत किया था। इनके नाखून को जो है खींच लिया था, उनके दांतों को तोड़ दिया था ताकि ये जो है वंदे मातरम ना कह पाएँ। और अपनी बार बार ये वंदे मातरम बोलते थे, इसी चक्कर में उनके दांत को तोड़ दिया था ताकि ये वंदे मातरम ना कह पाएँ। और उनको शहादत हासिल हुई। उसके बाद दोस्तों देखिए गांधी जी का जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चरम पे था, तो उसी के बाद जो है गांधी इरविन पैक्ट आया। बेसिकली जो इरविन थे वो वाइसराय थे उस समय। और गांधी जी और इरविन के बीच में एक जो है सुलहनामा हुआ। सुलहनामा जो हुआ वो 5 मार्च 1931 को हुआ। गांधी जी उस समय जो है जो कांग्रेस के जो नेता थे, कांग्रेस के जो लीडर थे, प्रेसिडेंट थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी थी उसकी तरफ से गांधी जी को ऑथराइज़ किया गया कि आप जाइए और गांधी इरविन पैक्ट करिए। फिर जो पैक्ट हुआ इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि गांधी जी ने डिमांड करी थी कि जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी की सजा दी जा रही है उसको कम करके उनको जो है आजीवन कारावास दे दी जाए। बट वाइसराय ने इस बात को नहीं माना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। और गांधी जी ने कांग्रेस के बिहाफ से कहा कि ठीक है, हम अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड करते हैं। और जो नेक्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी थी, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें गांधी जी ने कहा कि ठीक है, इंडिया इसमें भाग लेगा। पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को भारत ने जो है स्वीकार नहीं किया था, उसमें भाग नहीं लिए थे, बायकॉट कर दिया था। सेकेंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें भारत ने जो है भाग लिया बिकॉज गांधी इरविन पैक्ट आया था। उसके बाद क्या हुआ, उसी के बाद जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो है वहाँ से ख़त्म हो गया। और इस गांधी इरविन पैक्ट के बाद, लेकिन दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जहाँ पर देखिए गांधी जी ने जब डिमांड करी थी कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है छोड़ दिया जाए, तो इरविन ने नहीं माना। तो काफ़ी लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि गांधी जी ने जो पैक्ट किया उस पैक्ट में वो अपनी बातों को सदा मतलब भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को बचा नहीं पाए। तो काफ़ी इस बात का प्रोटेस्ट भी होता है। अब दोस्तों बात करते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बेसिकली बनाया था सचिन नाथ सन्याल ने, नरेंद्र मोहन सिंह ने और प्रफुल्ल गांगुली ने, जो कि अनुशीलन समिति का एक बेसिकली टुकड़ा था ईस्ट बंगाल का। तो उन्होंने सब मिलकर 1924 में इसको बनाया था। बाद में क्या हुआ कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लहड़ी, ये सब इसके मेंबर हो गए थे। ओके फ्रेंड्स। फिर बाद में क्या हुआ कि जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है इसी को बना दिया गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी 1928 में फिरोज शाह कोटला में, नई दिल्ली में। इसको बनाया था चंद्रशेखर आज़ाद ने, अशफाक उल्ला खान, भगत सिंह, सुखदेव और जोगेश चंद्र चटर्जी, इन सब ने मिलकर जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है इसको नाम चेंज करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी कर दिया था।
बेसिकली इसका जो फंड कलेक्शन होता था वो काफ़ी ये रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करते थे, और जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी उसमें रॉबरी करते थे, ताकि उस रॉबरी से जो है जो फंड जो कलेक्टेड होता था उससे ये अपनी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को बढ़ाते थे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद क्या हुआ कि ध्यान रखिएगा कि काकोरी जो ट्रेन केस हुआ था जो लखनऊ के पास है, उसको ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने ही प्लान किया था 1925 में। काकोरी ट्रेन डकैती, उसमें चंद्रशेखर आज़ाद थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाड़ी और मनमनाहत गुप्ता, इन सब ने मिलकर काकोरी कांड केस, काफ़ी फेमस है काकोरी ट्रेन रॉबरी, लखनऊ में इसी इसी एसोसिएशन ने करी थी। फिर दोस्तों बात करते हैं लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। देखिए लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जो है बेसिकली क्या था कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस एक पूरा इवेंट है। इसमें क्या हुआ, जो सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी जहाँ पे कानून बनते हैं दिल्ली में, वहाँ पे बॉम्ब फेंका गया था। बॉम्ब किसने फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका दिया था। और बम ऐसा फेंका गया था खाली जगह पे जहाँ पर किसी को नुकसान ना हो। वो बेसिकली दिखाने के लिए किया गया था कि मतलब एक अगर ऐसी जगह हम बम फेंकेंगे तो हमारी बात को पूरी देश तक हमारी बात फैलेगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है जो अंग्रेज़ हैं उन्होंने जो है बेसिकली जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी है, लाहौर और सहारनपुर में कुछ जगह जो है बम बनाते थे। तो क्या हुआ कि 15 अप्रैल 1929 को ऐसी जो बम बनाने वाली जगह है वहाँ पे ब्रिटिशों ने जो है मतलब वहाँ पे रेड किया और वहाँ कुछ लोग को अरेस्ट कर लिया। अब जब बॉम्ब इन्वेस्टिगेशन हुआ कि बॉम्ब कौन बनाता है, तो उसमें नाम आ गया भगत सिंह का, कि भगत सिंह जो उस समय मतलब उन्होंने उनको बेसिकली अरेस्ट कर लिया गया था। किस लिए अरेस्ट किया गया था? केवल और केवल जो अरेस्ट किया गया था वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने के लिए किया गया था। अब उनका नाम जोड़ दिया गया। जब बॉम्ब का इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उसमें भगत सिंह का नाम आ गया, और ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन करते करते उनका नाम जो जॉन सॉन्डर पुलिस ऑफिसर हैं, 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और उनके जो साथी हैं उन्होंने मिलकर सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी। सॉन्डर्स की हत्या क्यों की थी? बिकॉज लाला लाजपत राय जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो उस समय जेम्स स्कॉट ने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया था। अब जब भगत सिंह और उनके साथियों ने जेम्स स्कॉट, अनजाने में जेम्स स्कॉट को समझ रहे थे, बट उन्होंने सॉन्डर्स की हत्या कर दी, सॉन्डर्स पर अटैक कर दिया। और जब ये इन्वेस्टिगेशन हो रहा था तो इन्वेस्टिगेशन होते होते भगत सिंह का नाम उस मर्डर केस से जुड़ गया। अब जब मर्डर केस से जुड़ गया तो उसी के बाद उनको 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा हुई। जी दोस्तों, अब आता है सेकेंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देखिए गांधी इरविन पैक्ट जो है जब उसके बाद हुआ था 1931 में, उसके बाद गांधी जी जो है गए थे इंग्लैंड और उन्होंने जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। लेकिन जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया तो उनकी बातों को वहाँ पे सही से नहीं माना गया, फेल हो गया। बेसिकली वहाँ पे बातों सही से नहीं मानी गई, और जब वो वापस आए भारत में तो भारत में उन कांग्रेस को इलीगल कर दिया गया और गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया तुरंत ही। ठीक है, और जो कांग्रेस की जो पार्टी हूँ उनको जो है उनको बंद कर दिया गया, सील बंद कर दिया गया, और कांग्रेस को जो है वो कर दिया गया, इलीगल कर दिया गया। उसके बाद जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कोई भी कांग्रेस का लीडर नहीं था। गांधी जी जेल में ही थे उस समय 1933 तक, और फॉर्मली जो है अप्रैल 1934 को गांधी जी को रिहा किया जाता है। अब आता है दोस्तों मैकडोनल्ड अवार्ड, जिसे बोलते हैं कम्युनल अवार्ड। बेसिकली कम्युनल अवार्ड आया था 16 अगस्त 1932 को। ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसके बाद आया था। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उस समय रैमसे मैकडोनल्ड, उन्होंने ये अवार्ड लाया था। उसमें बेसिकली कहा गया कि जो डिप्रेस क्लास हैं, जो मतलब जो छोटी जातियां हैं, जो छुआछूत की शिकार हैं, उनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट होगा। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब यह है कि उनके जो नेता होंगे उनको वही डिप्रेस क्लास के लोग ही चुनेंगे। अब इसके बाद क्या हुआ, गांधी जी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, और इसके बाद क्या हुआ, मुस्लिम्स, यूरोपियंस, सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, डिप्रेस क्लास, वुमेन, इवन मराठास, सबको जो है सेपरेट इलेक्टोरल की बात कही गई सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद। तो गांधी जी ने देखा कि जो कम्युनल अवार्ड है बेसिकली ये भारत की एकता को और भारत की एकजुटता को तोड़ रहा है। उसी के बाद क्या हुआ कि अम्बेडकर जी ने सोचा कि अम्बेडकर जी, क्योंकि इसको एक्सेप्ट किया था अम्बेडकर जी ने, अम्बेडकर जी की एंट्री यहाँ से बहुत फेमस है। अम्बेडकर जी ने कहा कि नहीं, गांधी जी यहाँ पे केवल पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं, गांधी जी को कोई मोरल इशू नहीं है, पर गांधी जी एक पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं।
ठीक है। गांधी गांधी जी मुस्लिम्स और सिख को तो सेपरेट इलेक्टोरेट देना चाहते थे, बट गांधी जी डिप्रेस्ड क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देना चाह रहे थे। तो इसी के बाद क्या हुआ, पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट बेसिकली गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी जब पूना जेल में थे, जब वापस आए थे सेकंड ऑटोमी कॉन्फ्रेंस, तो गांधी जी को कैद कर लिया गया था। तो गांधी जी जब पूना जेल में थे, तो गांधी जी जो येराबादा जेल थे वहाँ पूना में, वहाँ पे उन्होंने भूख हड़ताल कर दी। अब भूख हड़ताल जब कर दी, तो उसके बाद क्या हुआ, भाई जब भूख हड़ताल करी तो काफ़ी न्यूज़ पहुंची। तो इसके बाद क्या हुआ कि अंबेडकर जो गांधी जी में क्या हुआ, एक साइन हुआ, एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट ये हुआ कि ठीक है, डिप्रेस्ड क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया जाएगा, बट उनकी जो है सीटों को रिजर्व किया जाएगा, उनके लिए कुछ सीट आरक्षित रहेगी। हाँ, उनको वोट कोई भी दे सकता है, बट उनकी सीटें आरक्षित रहेंगी। तो ये बेसिकली एग्रीमेंट हुआ, और 148 सीटें जो है डिप्रेस्ड क्लास के लिए जो है वो रिजर्व की गई। और जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है वहाँ पे 18% सीटें जो है वो डिप्रेस्ड क्लास के लिए रिजर्व की गई। तो बेसिकली ये था पूना पैक्ट 1932। उसके बाद दोस्तों आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दोस्तों ये जो हमारा देश का जो संविधान है, हमारे देश के संविधान का ये मूल ग्रंथ कहा जाता है। बेसिकली जो हमारा देश का संविधान है वो ज़्यादातर जो बना है वो इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू बना हुआ है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो आया था, वो आया था, जो इफेक्टिव हुआ था वो 1 अप्रैल 1937 को इफेक्ट हुआ था। इसने क्या कहा कि वही बात कही, फेडरेशन कहा कि जो यूनियन और स्टेट्स होते हैं उनके बीच में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो डिवाइड होंगे, कुछ सेंटर को होंगे, कुछ कुछ सब्जेक्ट सेंटर के होंगे, कुछ सब्जेक्ट जो है स्टेट के होंगे, कुछ सब्जेक्ट जो है वो दोनों पे कानून बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बिजली जो होता है, बिजली पे सरकार भी, सेंटर भी कानून बनाता है, स्टेट भी कानून बनाता है, और तो इसलिए कंकरेंट लिस्ट में है। उसी तरीके से जैसे बात करें हम डिफेंस, डिफेंस जो होता है वो सेंट्रल लिस्ट में आता है, उसमें स्टेट कानून नहीं बना सकता। एग्रीकल्चर जो होता है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, उस पर सेंट्रल कानून नहीं बनाता। तो ऐसी कुछ जो है ऐसा जो स्ट्रक्चर है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू ही आया था। उसके बाद प्रोविंसेस में इसने डायरेक्टरी को रिप्लेस किया और कहा कि नहीं, जो प्रोविंसेस हैं उनको उनको जो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होगी, मतलब पूरी आज़ादी होगी कानून बनाने की। डायरेक्टरी को इसने जो है एबॉलिश कर दिया। फिर बाई कैमर जो 6 राज्य थे, 6 प्रोविंसेस थे, वहाँ बाई कैमरल लेजिस्लेचर चालू हुआ। बाई कैमरल में जैसे वहाँ पर जैसे होता नहीं है विधानसभा विधान परिषद, वहाँ वैसे ही वहाँ भी प्रोविज़न दिया गया, जैसे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम और यूपी में। उसके बाद जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो मुस्लिम्स और जो सिख ईसाई हैं उन सबको बढ़ा के डिप्रेस्ड क्लास, वुमेन और लेबर तक को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया है। ठीक है। और इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो है, जो हमारा आज जो यूपीएससी है ना, वो इसका फॉर्मेशन समझ लियो उसी के नींव रखी गई थी। और जो स्टेट पीएससी है उसका भी नींव रखी गई थी। जो हमारा जॉइंट कमीशन है वो भी, और जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट है, वो जो इसकी जो फॉर्मेशन रखा गया था उसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के थ्रू रखा गया था। फिर काउंसिल ऑफ इंडिया को एबॉलिश कर गया था, और डायरेक्सी जो है वो सेंटर पे आ गया था। और ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविज़न इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में रखा गया था। ज्वाइंट सिटिंग जानते हैं आप लोग क्या होता है, कि जब लोकसभा और राज्यसभा में मतलब काफ़ी डिसीजन नहीं हो पाता है, तो लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बिठाया जाता है और उसमें ज्वाइंट सिटिंग की जाती है, ताकि कोई भी जो इश्यूज़ हैं, डेडलॉक है, उसको रिजॉल्व करा जा सके। और जो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया है, जिसमें प्रोविंसेस और डिस्ट्रिक्ट का फेडरेशन होगा, मतलब कि कुछ सब्जेक्ट्स जो है सेंटर के पास होंगे, कुछ सब्जेक्ट जो है प्रोविंसेस के पास होंगे। तो ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ही स्टार्ट हुआ था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के बाद 1937 का इंडिया का इलेक्शंस हुए। उस इलेक्शंस में कांग्रेस जो है काफ़ी मेजर पार्टी हुई। ठीक है। पहली बात तो जो है 1937 का जो 37 का इलेक्शन हुआ था, उसमें कई कांग्रेस पार्टीज़ के नेता चाह रहे थे कि नहीं, ऐसे इलेक्शन से भाग हमें नहीं लेना चाहिए। बिकॉज ऐसे इलेक्शन में भाग लेने का मतलब ये है कि हम जो है जो अंग्रेज सरकार ने जो कानून लाया है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ नेता ये कहते थे नहीं, हम चुनाव तो लड़ेंगे लेकिन जो है ऑफिस ऑफिस ज्वाइन नहीं करेंगे। और कुछ ने ये कहा कि नहीं, हम इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ने के बाद जीतेंगे, और जीतने के बाद जो हमारे देश में जो काम हो रहे हैं, जो कंस्ट्रक्टिव वर्क हैं, स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, और जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लोगों को मोबिलाइज़ करना, वो सब ये काम किया जाएगा। तो इसी के बाद क्या हुआ कि कांग्रेस, जो लखनऊ में जो सेशन हुआ था कांग्रेस पार्टी का, उसमें ये डिसीजन लिया गया, ठीक है। उसमें नेहरू जी जो है प्रेसिडेंट थे, उसमें ये लिया गया कि नहीं, ठीक है, कांग्रेस जो है वो इलेक्शंस को लड़ेगी। उसके बाद 1937 में सबसे पहला जो है इलेक्शंस हुए भारत में, फर्स्ट मेजर इलेक्शंस हुए ब्रिटिश इंडिया का। और
11 प्रोविंसेस में इलेक्शंस हुए बेसिकली, मद्रास में, सेंट्रल प्रोविंसेस में बिहार, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, आसाम, एनडब्ल्यूएफपी, बंगाल, पंजाब, सिंध, यहाँ यहाँ इलेक्शंस हुए थे। कांग्रेस ने जो है गवर्नमेंट कहाँ कहाँ बना दी थी, देखिए कांग्रेस ने जो गवर्नमेंट बनाई थी वो 8 जगह बनाई थी। उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार, बॉम्बे, मद्रास, और फिर बाद में एनडब्ल्यूएफपी में भी और आसाम में भी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहीं भी कांग्रेस सीट नहीं बना पाई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वर्ल्ड वार हो गया। वर्ल्ड वार सेकंड हुआ, जिसमें वर्ल्ड वार सेकंड में जो उसमें वायसराय थे लिटलिंगो, उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक डिसीजन दिया कि भारत जो है वर्ल्ड वार सेकंड में भाग ले रहा है। अब जब भारत के नेता सुने कि भारत जो है, वायसराय जी ने बिना कोई राय मशवरा लिए, जो कांग्रेस सरकार के नेता हैं उनसे बिना राय मशवरा लिए ये फैसला कर दिया कि भारत जो है वर्ल्ड वार सेकंड में भाग ले रहा है। इसके लिए काफ़ी उन्होंने अपोज़ किया। अपोज़ के बाद सारे जो भारत के मिनिस्टर थे उन सब ने इस पद से रिज़ाइन दे दिया। उसके बाद दोस्तों आता है 1939 का वर्ल्ड वार सेकंड। वर्ल्ड वार सेकंड में बिना भारत की परमिशन के, बिना भारत के लीडर से कंसल्ट किए हुए, जो उस समय के वायसराय थे लॉर्ड लिटिंगो, उन्होंने भारत को वर्ल्ड वार सेकंड में भाग लेने के लिए कह दिया कि भारत जो है वर्ल्ड वार सेकंड में भाग ले रहा है। उसी के बाद देखिए लगभग 2.5 मिलियन सोल्जर जो है ब्रिटिश सरकार की तरफ से लड़े। देखिए वर्ल्ड वार सेकंड में बेसिकली जो ब्रिटिश थे वो एक तरफ थे, ब्रिटिश, यूएस, यूरोप, और एक तरफ थे जर्मनी, जापान, है ना, ये लोग एक तरफ थे। और अब क्या हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये देखा कि भाई ऐसा है कि वर्ल्ड वार सेकंड में भाग लेना है नहीं लेना है, ये जो है हमारे देश को लोग डिसाइड करेंगे, ना कि कांग्रेस सरकार डिसाइड करेगी। अरे सॉरी, ना कि ब्रिटिश सरकार डिसाइड करेगी। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने फैसला ले लिया था, इसीलिए जो कांग्रेस तो इसका अपोज कर रहे थे, लेकिन जो और संगठन थे जैसे हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और जो संगठन थे उन्होंने कहा नहीं, ऐसी मुश्किल घड़ी में हमें हमारे ब्रिटिश सरकार का साथ देना चाहिए। तो इसी के बाद क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार की तरफ से हमारे देश से कई जो है जो सैनिक थे वो गए और लड़े। उसके बाद जो है काफ़ी जो इम्पोर्टेंट जो लीडर थे जैसे महात्मा गांधी, उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने मांगों को अंग्रेज़ सरकार से मनवाना। बिकॉज एक तरफ हम जो है अंग्रेज़ की तरफ से ब्रिटिश की तरफ से जो है वर्ल्ड वार सेकंड में भाग ले रहे हैं इंडिया, तो हमें भी अपनी बातों को ब्रिटिश सरकार से मनवाना पड़ेगा। और इसी वर्ल्ड वार सेकंड में दोस्तों ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जो कि इंडियन नेशनल आर्मी को इन्होंने लीड किया था, इन्होंने जापान की हेल्प से जो है काफ़ी जो है इन पे प्रेशर बनाया ब्रिटिश सरकार पर। अब दोस्तों के डे ऑफ डिलीवरेंस, बेसिकली क्या हुआ कि जब बिना कांग्रेस सरकार की परमिशन के लॉर्ड लिटिंगो ने भारत को कह दिया कि भारत भाग लेगा, तो इसके बाद जितने भी हमारे कांग्रेस के लीडर्स थे उन सब ने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। जब पद से इस्तीफ़ा दे दिया तो जो मुस्लिम लीग ने इसको कहा, मुस्लिम लीग ने बेसिकली इसको क्या किया, डे ऑफ डिलीवरेंस, कि कांग्रेस से मुक्ति। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस से मुक्ति मिल गई देश को, ये कहा गया था जिन्ना द्वारा। और जिन्ना द्वारा ये कहा गया, इसके बाद जिन्ना ने कहा कि सब लोग जो है 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस बनाएं। ठीक है, क्योंकि हुआ क्या कि जब 22 अक्टूबर 1939 को सारे कांग्रेस मिनिस्टर्स ने जब रिज़ाइन दे दिया था, तो उसके बाद काफ़ी खुश हुए ये तो काफ़ी खुशी हुए भाई मोहम्मद अली जिन्ना और जो मुस्लिम लीग के पार्टीज़ थे, और इवन जो वायसराय था वो भी बड़ा खुश हुआ, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना तो उनके साथ थे ही, मुस्लिम लीग पूरी उनके साथ थी। तो जब कांग्रेस ने पूरे जो है इस्तीफ़ा दे दिया, तो इसको लेके जो है मोहम्मद अली जिन्ना बहुत खुश हुआ, और उसने कहा कि पूरे इंडियन मुस्लिम से कहा, भारतीय मुस्लिम से कहा कि आज कांग्रेस से देश को मुक्ति होगी, और इसने डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया, मतलब मुक्ति का दिन। अब देखिए गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी जी ने कहा था कि हमें जो है ब्रिटिश सरकार पे काफ़ी प्रेशर बनाना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो है वो भारतीयों की बात माने। बिकॉज एक तरफ तो भारतीय वर्ल्ड वार सेकंड में भाग ले रहे हैं, तो उसी तरफ जो है ब्रिटिश का जो है बात मानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या हुआ कि जो लॉर्ड लिटिंगो ने उन्होंने अगस्त ऑफर लाया। अगस्त ऑफर बेसिकली उसने इसलिए लाया था ताकि जो है ब्रिटिश सरकार जो भारतीय जो सपोर्ट कर रहे हैं वर्ल्ड वार सेकंड में, वो उसको स्ट्रेंथन किया, मजबूत किया सके। उस अगस्त ऑफर में बेसिकली क्या था कि ये कहा गया था कि जब अंग्रेज जंग जीत जाएंगे तो उसके बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा।
ठीक है। और ये भी प्रॉमिस किया गया था कि जो वायसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें ज़्यादातर इंडियंस को रखा जाएगा, मतलब जो वायसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें इंडियंस को रखा जाएगा, परंतु जो डिफेंस ट्रीटी, डिफेंस हो गया या माइनॉरिटी राइट्स हो गई या ऑल इंडिया सर्विसेज हो गया या किसी स्टेट से ट्रीटीज़ हो गई, उन सब की सारी जो है पावर जो है वो वायसराय के पास ही रहेगी। ठीक है। और ये भी कहा गया कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अगर बनाया जाएगा तो बिना माइनॉरिटी से कंसर्न के नहीं बनाया जाएगा। तो ये जो अगस्त प्रपोजल आया था इसको सीधे तौर पे जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने, दोनों लोगों ने इसको इस ऑफ़र को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था। ध्यान रखिएगा, इस ऑफ़र को ना तो मुस्लिम लीग ने माना और ना ही जो है कांग्रेस ने इसको माना। कांग्रेस ने क्यों इसको रिजेक्ट कर दिया था? बिकॉज फिर ये वही वाली बात थी कि कांग्रेस चाह रहा था कि हमारे देश को कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिले, लेकिन ये डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहा था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो मुस्लिम लीग ने क्यों इसको रिजेक्ट कर दिया? बिकॉज मुस्लिम लीग बार बार डिमांड कर रहा था कि नहीं हमें पाकिस्तान चाहिए, तो इसीलिए पाकिस्तान की बात इसमें नहीं थी, तो इसीलिए जो है मुस्लिम लीग ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। और इसी के बाद गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया। तो गांधी जी ने इसके बाद लॉन्च किया था इंडिविजुअल सत्याग्रह। किसके बाद लॉन्च किया? अगस्त ऑफर के बाद। इसमें गांधी जी ने क्या किया, जब जो है कांग्रेस की जो डिमांड थी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिले, इस कंप्लीट इंडिपेंडेंस को जब ब्रिटिश सरकार ने डाउन कर दिया तो कांग्रेस ने जो है गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया 1940 में। बेसिकली इंडिविजुअल सत्याग्रह गांधी जी ने इसी लॉन्च किया था कि अगर गांधी जी जानते हैं कि अगर हम सत्याग्रह लॉन्च कर देंगे पूरा मास सत्याग्रह तो उसमें वायलेंस होने का जो है खतरा है, तो इसीलिए गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया। मतलब कि कुछ लोगों को नॉमिनेट किया, कुछ व्यक्तियों को नॉमिनेट किया जो नॉन वायलेंस के कैरेक्टर थे, जो शांति के कैरेक्टर थे उस समय, उनको जिम्मेदारी दी कि आप सत्याग्रह लॉन्च करिए। ठीक है। गांधी जी ने केयरफुली चूज़ किया ऐसे लोगों को, एक समय पे एक ही चूज़ किया जो कि सत्याग्रह चलाते हैं। ठीक है। उसमें देखिए गांधी जी ने किसको चूज़ किया था, उसमें आचार्य विनोद भावे सबसे पहले चूज़ किए गए थे गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू को चूज़ किया था सेकंड सत्याग्रही। उसके बाद थर्ड जो चूज़ किया गांधी जी ने वो ब्रह्मदत्त को चूज़ किया था। ये ध्यान रखिएगा, इंडिविजुअल सत्याग्रह। अब आता है 1942 में क्रिप्स मिशन। बेसिकली हुआ क्या कि ब्रिटिश सरकार ने 1942 में जो स्टैंड फॉर क्रिप्स को भेजा, किस लिए भेजा कि जो हिंदू और मुस्लिम्स में बेसिकली क्या हुआ था कि जो हिंदू और मुस्लिम, बेसिकली कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो एकता नहीं बन पा रही थी, सहमति नहीं बन पा रही थी, इसको लेते हुए क्रिप्स मिशन भेजा गया। ठीक है। ये कहा गया कि जब तक जंग चल रही है ब्रिटिश सरकार का इंडिया पे पूरा कब्जा होगा और जैसे ही वार फिनिश हो जाती है इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा और एक्सटर्नल और इंटरनल ऑटोनॉमी दे दी जाएगी। मतलब पूरी तरीके से भारत आज़ाद है, अपनी तरह से देश चलाए, अपनी तरीके से चीज़ों को चलाए, उसको पूरी आज़ादी रहेगी। ठीक है। और जब वार एंड हो जाएगा तो एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी बनाई जाएगी, ये भी कहा गया इसमें। ठीक है। और जो प्रिंसली स्टेट्स थे और ये कहा गया जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जगह मिलेगी। ठीक है। उसके बाद ये कहा गया, देखिए उसके बाद ये कहा गया, ये भी इसमें क्रिप्स मिशन में भाग लिया गया कि जो प्रोविंसेस जो है जो नया यूनियन बनेगा उसमें अगर वो नहीं चाहते कि वो अपने को उससे दूर रखना चाहते हैं, तो ये क्रिप्स मिशन में ये भी बात कही गई थी कि उन प्रोविंसेस के ये रहेगा कि ठीक है अपना वो सेपरेट यूनियन बना सकते हैं, ये भी कहा गया था। और ये भी इसके बाद ये कहा गया कि जिस समय वार हो रहा है उसमें भारत को एक इंटरिम सरकार बनाने के लिए भी कहा गया कि एक इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो रहेगी, लेकिन जो डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स है वो वायसराय की ही जिम्मेदारी रहेगी। तो ये दोस्तों क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। उसके बाद क्रिप्स मिशन को अपोज किया गया, कांग्रेस ने इसका अपोज किया। कांग्रेस ने अपोज को किया, फिर यही वाली बात थी कि बार बार ये डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहा था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जो है बात ये नहीं कर रहा था। ठीक है। उसके बाद ये कहा गया कि जो प्रिंसली स्टेट्स के जो लोग आ रहे हैं उनको नॉमिनी द्वारा रखा जाएगा, ना कि इलेक्शन द्वारा। मतलब ऐसा कहा था कि जो जहाँ पे राजा महाराजा रहते हैं ऐसी जगह पे वो लोग कल अपना नॉमिनी रख सकते हैं,
भाई वहाँ से भी तो इलेक्ट होके आना चाहिए। तो इसीलिए कांग्रेस ने इसका अपोज किया। उसके बाद ये भी कहा गया था कि जो इस विषय में ये भी बात थी कि जो प्रोविंसेस हैं वो चाहे तो अपने आप को अलग रख सकते हैं। तो कांग्रेस ने इसका भी अपोज किया, बिकॉज कहा गया ये हमारे देश के एकता के खिलाफ है। और इसमें ऐसी कहीं बात ऐसी नहीं थी कि कब ट्रांसफ़र करेगी पावर को, मतलब ब्रिटिश सरकार कब जो है भारत को अपनी पूरी सरकार देगी, तो ऐसी भी कोई बातें इसमें नहीं थी। ठीक है। और फिर मुस्लिम लीग ने भी इसका अपोज़ किया। मुस्लिम लीग क्यों अपोज़ किया? बिकॉज मुस्लिम लीग हमेशा चाह रहा था कि उसको लिए अलग पाकिस्तान बने, लेकिन बार बार इसमें वही बात थी कि एक ही देश होगा, उस देश में सब लोग रहेंगे। तो इसको लेके काफ़ी जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने दोनों इसका अपोज़ किया। उसी के बाद उसमें लॉन्च आता है क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में आता है 8 अगस्त 1942 को गांधी जी कहते हैं कि जो है 8 अगस्त 1942 को दोस्तों गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट किया। गांधी जी ने कॉल किया कि डू और डाई, करो या मरो। ये गांधी जी ने ये स्पीच दिया था बेसिकली अगस्त क्रांति मैदान जो कि मुंबई में है। तो जब मुंबई में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो मीटिंग हुई थी, उसी मीटिंग में दोस्तों ये फैसला लिया गया था। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग मुंबई में जो हुई थी उसमें यह फैसला लिया गया था कि क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया जाए, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया जाए। तो 8 अगस्त 1942 को दोस्तों ये आंदोलन स्टार्ट हुआ। गांधी जी ने स्पीच दिया था अगस्त क्रांति मैदान में, डू और डाई। ठीक है फ्रेंड्स। उस समय दोस्तों अरुणा आसिफ अली थे, जिनको ग्रांड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है, ग्रांड ओल्ड लेडी। उन्होंने वहीं उसी मैदान में जो है जो भारत का फ्लैग को जो है फहराया। और गांधी जी को फिर वहाँ पे जो है पूना जेल में बंद कर दिया गया था। और लेकिन मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी जो हिंदू महासभा थे इस जो है मूवमेंट के खिलाफ थे। अब जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसका स्टार्ट होने काफ़ी रीज़न थे। एक तो क्रिस मिशन जो आया वो सबसे मेन कारण था कि उसने भारत की इच्छाओं को पूरा नहीं किया। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने बिना वर्ल्ड वार सेकंड में भारत का सपोर्ट मांग लिया, बिना भारत के परमिशन के। उसके बाद जो है जो वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जो भारत की इकनॉमी थी वो काफ़ी हिल गई थी, काफ़ी लो हो गई थी। उसके बाद जो जापान था वो काफ़ी जीत रहा था। जापान बेसिकली जर्मनी के साथ था और अंग्रेज़ के खिलाफ था। तो जापान जो साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ पर काफ़ी सुप्रीम पावर की तरह आया और उसने वहाँ पे सारा मतलब सबको हराते भारत के बॉर्डर तक पहुँच रहा था। बिकॉज भारत में भी ब्रिटिश थे ना, तो एक तरह से उसके लिए भारत भी दुश्मन था। तो इसीलिए भारत के दरवाजे पे पहुँच चुका था। इसलिए गांधी ने कहा कि अब अगर अपने आपको देश को बचाना है तो डू और डाई, हमें अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना पड़ेगा। जब अंग्रेज़ को यहाँ से भगा देंगे तो जापान अपने आप से जो है हमारा साथ देगा और अंग्रेज़ को भगाने में, और जापान जो है पीछे हट जाएगा, यहाँ पे हमला नहीं बोलेगा। तो ये दोस्तों ये था इम्पॉर्टेंट क्विट इंडिया मूवमेंट। अब क्विट इंडिया मूवमेंट में जब कुछ अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ भी हो रही थी, जैसे इम्पॉर्टेंट जो लीडर्स थे जो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ कर रहे थे, मतलब एक तो ऊपर जो है चीज़ें हो रही थी, एक अंदर चीज़ें हो रही थी। अंदर क्या हो रही थी, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जैसे राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसिफ अली, उषा मेहता, बीजू पटनायक, छोटू भाई पुर्णिक, है ना, सुचिता कृपलानी, आरपी गोयनका, ये सब जो है अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ कर रहे थे। उषा मेहता काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन बनाया था बॉम्बे में, तो इसलिए काफ़ी फेमस हैं ये। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम लोग इंडियन नेशनल आर्मी। बेसिकली इंडियन नेशनल आर्मी जो बनाई गई थी वो जो इंडियन नेशनल आर्मी थी वो 1941 में बनाई गई थी। कैप्टन मोहन सिंह जो कि पंजाब रेजिमेंट के ऑफिसर थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, वो बेसिकली जब जापान में क्या हुआ कि 1941 में जब ये लड़ने गए थे ब्रिटिश इंडिया की तरफ से, तो वहाँ पे जब मलाया जो कि मलेशिया है, वहाँ पे जापान की आर्मी से हार गए। तो जब जापान की आर्मी से आ गए तो जापान वहाँ पे सरेंडर कर दिया जापान में। अब फिर क्या हुआ, वहाँ पे सब कैदी बन गए, है ना, प्रिजनर्स ऑफ वार बन गए। भाई जब ब्रिटिश वहाँ डिफीट हो गई तो वहाँ सब कैदी हो गए। जब कैदी हो गए तो वहाँ के जो जापानी के आर्मी ऑफिसर थे, मेजर फुजिवारा, उन्होंने कहा कि यार ये तो सब भारतीय हैं, तो ये जब भारतीय हैं तो इन भारतीयों को अगर हम मिला लें तो आराम से हम ब्रिटिश सरकार पे हमला हो सकते हैं, उनको कमज़ोर कर सकते हैं। बिकॉज भारत को भी आज़ादी चाहिए और वो भाई जापान का दुश्मन तो था ही ब्रिटिश। तो इसका फ़ायदा देखते हुए जो मेजर फुजियारा है, इन्होंने क्या किया, मोहन के सिंह से साथ मिलके एक इंडियन नेशनल आर्मी बनाई।
उसमें करीब 40,000 सोल्जर थे 1942 तक। फिर 1943 में जब सुभाष चंद्र बोस जब इंडिया से निकल गए थे, तो उन्होंने जो है इंडियन नेशनल आर्मी को लीड किया। और बोस ने बेसिकली कहा एक एक गवर्नमेंट बनाई फ्री इंडिया की, जिसमें कहा गया कि इंडिया एक आज़ाद देश है। और जो इसको रिकॉग्नाइज़ किया था वही जर्मनी, इटली ने इसको रिकॉग्नाइज़ भी किया कि भारत और जो है सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी के लीडर हैं और भारत एक फ्री देश है। तो इसको जो है रिकॉग्नाइज़ किया जर्मनी और इटली ने। तो बेसिकली सुभाष चंद्र बोस ने ऐसे आईएनए में एंट्री मारी। अब देखिए इंडियन नेशनल आर्मी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी हैं कि इंडियन नेशनल आर्मी की 3 ब्रिगेड थी, एक गांधी ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड। एक वुमेंस रेजिमेंट भी थी, रानी झांसी ब्रिगेड, जिसकी जो लीडर थी वो कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1940 में क्या हुआ कि जापान आर्मी के साथ, जापानीज़ जो आर्मी है उसके साथ इंडियन नेशनल आर्मी जो है बर्मा के रास्ते इंडिया में इंटर होना चाह रही थी, ठीक है। लेकिन 1944 में क्या हुआ कि वो फेल हो गए। फिर 1945 में क्या हुआ कि उन्होंने दूसरा अटैम्प्ट किया, जिसमें जो है भाई 20,000 सोल्जर जो आईएनए के थे वो सरेंडर करना पड़ा उनको ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ। उसी के सरेंडर के बाद जब क्या हुआ, ये जब ये वर्ल्ड वार वगैरह मतलब हो गया ना, तो उसके बाद वर्ल्ड वार के समय जितने इंडियन नेशनल आर्मी के लोग थे जो अंग्रेज़ के ही खिलाफ लड़ने लगे थे, तो उन सब का जो है उन सब पे केस लड़ा गया भाई, केस कर दिया गया कि मर्डर का, कॉन्स्पिरेसी का, है ना। उसी के बाद है ना कि लाल किला के पास काफ़ी उनका ट्रायल चला, और इस ट्रायल से क्या हुआ कि पूरे देश में जो है, पूरे देश में एक वो फैल गया, पूरे देश में फैल गया इसके खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ। और जब पूरे देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ फैल गया, क्या फैल गया कि, और इसमें जानते क्या हुआ, जब इंडियन नेशनल आर्मी के जितने सैनिक थे उनके खिलाफ जो है, जब ब्रिटिश सरकार जो है कि लाल किले पे ट्रायल कर रही थी कि ये दोषी हैं, ये दोषी हैं, ये दोषी हैं, तो ये इसके खिलाफ जो है पूरा देश आ गया था। क्यों आ गया था? बिकॉज देखिए, जो पहला ट्रायल था वो हो रहा था पीके सहगल, जीएस ढिल्लन, शहनवाज खान, जो कि एक हिंदू, मुस्लिम और सिख थे। तो देखा जाए तो इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख तीनों जो है कम्युनिटीज़ आ गई कि भाई ये तो देश, भाई जब ऐसा होता है जब जहाँ पर भाई अपने अपने जब धर्म के लोग होते हैं तो उससे एक भाई एकता भी बन जाती है। वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख तीनों जो थे वो सैनिक थे, और इसीलिए सारे जो पूरे देश थे, पूरे देश के जो पब्लिक थी वो जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गई। जो कांग्रेस लीडर थे, जो कांग्रेस सरकार थी, उसने जो है एक बेसिकली डिफेंस कमेटी बनाई थी, जिसके लीडर थे भालू भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और जवाहरलाल नेहरू, ताकि आईएनए सोल्जर्स को जो है बचाया सके। उसके बाद क्या हुआ, काफ़ी पूरे भारत में जो है काफ़ी हड़ताल हुई, प्रोटेस्ट हुई। जो सरकारी एम्प्लॉयज़ थे, जो कुछ आर्मी के फोर्सेस के नौजवान थे, उन सब ने जो है ब्रिटिश सरकार का साथ छोड़ दिया और जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आ गए। इस जो है विद्रोह को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने जो है सारे जो ट्रायल चल रहा था इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स पे, उन सब ट्रायल्स को उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो देखा जाए तो एक काफ़ी भारत के इससे क्या हुआ कि भारत की पब्लिक जहाँ पे आ गई ना, तो उससे क्या हुआ, जब भारत के लोगों ने देखा कि यार भारत की पब्लिक, जब पूरे भारत के मुसलमान, हिंदू सब ने मिलकर जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ एक प्रोटेस्ट किया, तो जब ब्रिटिश सरकार पीछे हो गई, तो इसका मतलब एक लोगों के अंदर एक वो ताकत जाग गई कि अगर हम ऐसे ही प्रोटेस्ट करेंगे तो शायद एक समय ऐसा भी आएगा कि भारत सरकार जो है, जो ब्रिटिश सरकार है, वो हमारे भारत को छोड़ेगी और हमारा देश आज़ाद होगा। अब दोस्तों आता है राजगोपालाचारी फार्मूला 1945। बेसिकली आप जानते हैं ना कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस में कोई बात नहीं बन पा रही थी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था कि भारत आज़ाद हो जाए। तो इसीलिए क्या हुआ कि सी राजगोपालाचारी ने जो है वो क्या किया कि मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस को साथ लाने के लिए एक बैठक बुलाई, एक फार्मूला दिया, और फार्मूले में ऐसा बनाया गया ताकि भाई जो देश की दो बड़ी पार्टी हैं, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस, अगर वो दोनों साथ आ गए तो अंग्रेज़ आराम से भाग जाएंगे, बिकॉज अंग्रेज़ बार बार जो है हम इन्हीं दोनों को लड़ा के आराम से देश पे राज कर रहे हैं, ठीक है। तो मुस्लिम लीग जो है उसने कहा कि ठीक है, तो पहला था कि मुस्लिम लीग जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस का सपोर्ट करेगी, ठीक है। पहली कंडीशन ये थी कि मुस्लिम लीग जो है जो भारत की आज़ादी के लिए सपोर्ट करेगी।
दूसरा क्या था कि मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस के साथ सब कोऑपरेट करेगी एक गवर्नमेंट सेंटर में बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये भी कहा गया कि जो मुस्लिम मेजोरिटी रीजन्स हैं वहाँ पे जो है प्लेबिस्टिक होगा। प्लेबिसिटी में समझते हैं, प्लेबिसिटी मतलब ये होता है कि वहाँ की पब्लिक चुनेगी कि उनको भारत के साथ रहना है कि भारत से अलग रहना है। अगर पार्टीशन होता है, ठीक है, तो जो डिफेंस है, मेनली जो डिफेंस है, कॉमर्स और कम्युनिकेशन है, वो एक ही आदमी का होगा, मतलब ज्वाइंटली होगा, मतलब चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, डिफेंस ज्वाइंटली देखा जाएगा, ठीक है। और लेकिन ये सब सारा जो फॉर्मूला है ये तभी होगा जब पूरी तरीके से ब्रिटिश सरकार जो है भारत को पावर सौंप दे। तो ये सी राजगोपालाचारी ने एक फॉर्मूला दिया था कांग्रेस और जो है मुस्लिम लीग को साथ लाने के लिए। महात्मा गांधी जी ने इस फॉर्मूले को एक्सेप्ट किया। मोहम्मद अली जिन्ना में भी लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो नहीं माने, बिकॉज वो चाह ही रहे थे कि हमेशा नहीं नहीं ये सब गलत है, हमें तो पाकिस्तान चाहिए। और ये जो सेंटर में आप चाह रहे हैं ना कि डिफेंस कम्युनिकेशन ये सेंटर का ही आदमी देखेगा, मतलब ज्वाइंटली देखा जाएगा, तो इसके भी ये खिलाफ थे। कांग्रेस जो है कॉपरेट करना चाह रही थी लीग के साथ, कि कांग्रेस चाह रही थी कि देश को आज़ाद होने के लिए कांग्रेस मुस्लिम लीग हमारा साथ दे, जिससे हम एक भारतीय यूनियन बनाएं, ठीक है। तो वो चाह रही थी, लेकिन कांग्रेस सरकार सही में थी। लेकिन जो हिंदू लीडर्स थे वो इसके खिलाफ थे, कह रहे नहीं, जैसे वीर सावरकर जो अगर थे वो इसके खिलाफ थे, कहते नहीं हिंदू इंटरेस्ट के ये धोखा है, हिंदुओं के साथ धोखा है, इसमें जो है मुसलमानों को तो हित दिया जा रहा है लेकिन हिंदुओं को हित नहीं दिया जा रहा है। तो इसीलिए जो है सी राजगोपालाचारी का विरोध मुस्लिम लीग और हिंदू लीडर्स दोनों ने ही किया। उसके बाद दोस्तों आया लॉर्ड वेवल। लॉर्ड वेवल में आया शिमला कॉन्फ्रेंस। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर उस समय थे विंस्टन चर्चिल। उन्होंने लॉर्ड वेवल को वाइसराय का जो है पोजीशन दी 15 जून 1943 को, जिसको लॉर्ड वेवल ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, शिमला में एक कॉन्फ्रेंस हुई। उस शिमला के कॉन्फ्रेंस में वाइसराय लॉर्ड वेवल आए, ठीक है। जो मेजर पॉलिटिकल लीडर्स हैं जैसे कि कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है, हिंदू महासभा है, ये सब लोग शिमला में मिले। और इसमें ये हुआ कि भाई ठीक है, हम वाइसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको रिस्ट्रक्चर करेंगे, हिंदू और मुस्लिम दोनों की वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह रहेगी, ठीक है। प्लान का मसला ये था कि जो भाई मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा में जो कांग्रेस में जो डेडलॉक है, जो बात नहीं बन पा रही है, उसको किसी तरीके से रिजॉल्व कराया जा सके, ठीक है। तो ये कहा गया भाई ठीक है, वाइसराय जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें वाइसराय को छोड़ के और कमांडर इन चीफ को छोड़ के सभी इंडियंस होंगे, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल है, जो वाइसराय काउंसिल है, उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों की बराबर जगह होगी। तो ये कहा गया, ठीक है। लेकिन कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध किया। कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध किया बिकॉज कांग्रेस ने कहा कि भाई वेवल कह रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम दोनों को वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह दी जाएगी बराबर बराबर, और मुस्लिम जो होंगे वो केवल मुस्लिम लीग चुनेगी। ये तो गलत है ना भाई, कांग्रेस में भी तो कई ऐसे लीडर्स हैं जो कि मुस्लिम्स हैं। कांग्रेस हिंदू पार्टी नहीं है, कांग्रेस देश की पार्टी है। कांग्रेस में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। तो अगर जो मुस्लिम भी जो वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में होंगे उसकी भी रिकमेंडेशन कांग्रेस जो देगी उसमें से भी मुस्लिम्स रहेंगे, यानी केवल मुस्लिम लीग कहेगी उसमें से मुस्लिम्स रहेंगे। तो इसको लेके जो है कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध किया। कांग्रेस ने कहा कि नहीं, कि और केवल हिंदू और मुस्लिम ही क्यों, सभी कम्युनिटीज़ के लोग जो है उसमें रहेंगे, नॉट जस्ट हिंदूज़। भाई इसमें कहा गया अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो खुद ही कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो कैसे कह सकते हैं कि ये हिंदू की पार्टी थी। मुस्लिम लीग ने कहा कि नहीं, अगर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई मुस्लिम्स होंगे तो वो मुस्लिम लीग ही चुनेगी, वही उन्हीं के मुस्लिम्स होंगे। तो ये मुस्लिम लीग ने डिमांड किया। इन सब को देखते हुए बेसिकली जिन्ना ने यह भी कहा कि नहीं, कि जो भारत के मुस्लिम्स हैं उनको मुस्लिम लीग ही रिप्रेजेंट करता है, ना कि कांग्रेस। तो ये सब को देखते हुए कोई बात नहीं बन पाई और शिमला कॉन्फ्रेंस फेल हो गया। उसके बाद दोस्तों आती है रॉयल इंडियन म्यूटिनी। बेसिकली क्या हुआ था, रॉयल इंडिया म्यूटिनी को लास्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। इसमें बेसिकली 18 फरवरी 1940 को क्या हुआ कि जो बॉम्बे में कुछ जो सेलर्स थे, जो जहाज़ चलाते थे,
वहाँ की पुअर कंडीशन और जो खाना खाना और जो उनके कलर को देखते हुए जो काफ़ी भेदभाव होता था, उसको लेके काफ़ी उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उसमें बेसिकली ये कैसे चालू हुआ, एक बेसिकली आर्थर फ्रेडरिक किंग थे। आर्थर फ्रेडरिक किंग जो है एक HMIS तलवार एक बेसिकली शिप थी, तो उसमें उस ऑफिसर को अपॉइंट किया गया और वो ऑफिसर बहुत बार रेसिस्ट था, मतलब गाला गोरा बहुत करता था। तो जब इसको देखा भारत के सेलर्स ने तो इसका विरोध किया और विरोध करने पर एक म्यूटनी चालू हो गई, विद्रोह चालू हो गया। सभी लोग मिलके जो है जय हिंद कहने लगे और भारत का जो नेशनल कांग्रेस का जो 3 कलर का जो फ्लैग था उसको फहराने लगे। लेकिन कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग दोनों ने जो है इसका विरोध किया और ब्रिटिश फोर्सेस ने उस म्यूटनी को सरप्रेस कर दिया। और काफ़ी जो है जब ये म्यूटनी हुई थी तो काफ़ी जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत छोड़ो, ये काफ़ी जो है कहा गया ताकि देश हमारा आज़ाद हो जाए। तो एक कुल मिला के क्या इससे ये समझ में आता है कि भारत के आम पब्लिक के साथ साथ जो भारत के सैनिक थे वो भी चाह रहे थे कि भारत आज़ाद हो। उसके बाद देखिए दोस्तों 1945 में जनरल इलेक्शंस हुए। जनरल इलेक्शंस में जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग मेन पार्टी थी। उसमें जो है सेंट्रल असेंबली में जो है 102 सीट थी, उसमें से 57 कांग्रेस जीती थी और 30 मुस्लिम लीग जीती। ठीक है, कांग्रेस जो है भारत के ज़्यादातर पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही थी। लेकिन एक बात ये भी क्लियर थी कि मुस्लिम, ये बात तो क्लियर हो गई बिकॉज समझी बात को। यहाँ पे क्या हुआ देखिए ध्यान से कि जो प्रोविंशियल इलेक्शंस थे उसमें कांग्रेस ने 1585 में से 923 सीट जीती थी। लेकिन जो मुस्लिम, जहाँ जहाँ मुस्लिम सीट थी वहाँ वहाँ सब जगह मुस्लिम लीग जीती। ऐसा नहीं वहाँ जगह कांग्रेस नहीं जीती, जहाँ जहाँ मुस्लिम सीट थी वहाँ वहाँ मुस्लिम लीग पार्टी ही जीती। तो इससे ये समझ में आ गया कि कांग्रेस जो है पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट ये भी सच्चाई लोगों को पता चल गई कि जहाँ जहाँ मुस्लिम की बातें हैं वो उसको मुस्लिम लीग ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इस इलेक्शन से ये भी क्लियर हो गया। कांग्रेस सरकार ने मद्रास, बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार, उड़ीसा, सेंट्रल प्रोविंसेस, बेरार एंड डेवलपमेंट सरकार बनाई और जो मुस्लिम लीग है ना वो बंगाल और सिंध में पार्टी बनाई। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आता है कैबिनेट मिशन। 1946 में देखिए कैबिनेट मिशन आता है। बेसिकली लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे उस समय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे वो, और सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स आए प्रेसिडेंट जो थे वो बोर्ड ऑफ ट्रेड के, AB अलेक्जेंडर जो कि फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी थे, उन सब से मिलके एक कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में। उसमें क्या होता कि ब्रिटेन में एक नई लेबर गवर्नमेंट बनी थी 1945 में। तो वो चाह रही थी कि इंडिया के लिए एक नया जो है कॉन्स्टिट्यूशन बने। तो इसीलिए कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1946 को भारत में आया। और लेकिन कैबिनेट मिशन ने जो है मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी कि उसको पाकिस्तान मिलेगा, वो डिमांड जो है कैबिनेट मिशन ने जो है रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि जो प्रोविंसेस है उसको 3 सेक्शन में बांटा जाएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस होंगी जैसे मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार और उड़ीसा। और सेक्शन बी में मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस होंगी जैसे पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध। और सेक्शन सी में जो है बंगाल और असम होगा जिसमें भी ज़्यादा जहाँ पर मुस्लिम्स हैं। तो बेसिकली सेक्शन से बांट दिया इन्होंने प्रोविंसेस को। और ये भी कहा गया जो प्रोविंसेस हैं उनको फुल ऑटोनॉमी होगी। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन छोड़ के जो कि सेंटर का जुरिडिक्शन होगा, बाकी सब जगह जो है प्रोविंसेस की फुल ऑटोनॉमी होगी। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई जाएगी जिसमें जो है सभी प्रोविंसेस के लोग जो है रहेंगे, जो वहाँ के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो इनडायरेक्टली जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर रहेंगे। और जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता एक इंटरिम सरकार बनेगी। ध्यान रखिए ये भी कहा गया था इसमें। कांग्रेस ने जो है शुरुआत में तो उसको वेलकम किया, लेकिन बाद में जो है कांग्रेस सरकार ने कहा कि ये जो ग्रुपिंग की जा रही है ये ग्रुपिंग हमें अलाउ नहीं है, बिकॉज इससे क्या होगा देश में जो है एकता का बंटवारा हो रहा है। इसको देखते हुए कांग्रेस ने शुरुआत में तो जो है वेलकम किया, लेकिन बाद में इसको अपोज किया। लीग ने भी इसको एक्सेप्ट किया था, लेकिन बाद में जो है बाद में उसने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया, कहा कि नहीं ये हमारे साथ धोखा है, हमें तो पाकिस्तान चाहिए, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, फिर कैबिनेट मिशन ने इसलिए फेल हो गया बिकॉज कांग्रेस और मुस्लिम लीग की बात को इसने नहीं मान पाया और इसी वजह से क्या हुआ फिर जो मोहम्मद अली जिन्ना है जो मुस्लिम लीग, उसने कहा कि 16 अगस्त 1940 को उसने कह दिया डायरेक्ट एक्शन डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा कि नहीं अब हमें तो पाकिस्तान ही चाहिए और इससे कम हमें मजबूर नहीं है। दोस्तों इसी बात हमारे देश में काफ़ी जो है दंगे हुए ये डायरेक्ट एक्शन डे के बाद। अब आता है लास्ट में माउंटबेटन प्लान। देखिए
ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय क्लेमेंट एटली, उन्होंने 20 फरवरी 1947 को कहा कि भारत ब्रिटिश सरकार अब भारत छोड़ने जा रही है, ठीक है। इसीलिए उन्होंने लॉर्ड बैटन को लॉर्ड माउंटबेटन को जो है वाइसरॉय बनाया, ठीक है। कहा कि कैसे जो है पावर को ट्रांसफ़र किया जाए। 3 जून 1947 को जो है माउंटबेटन आए, उसने कह दिया कि ठीक है, भारत जो है 2 चीज़ में बटेगा, 2 डोमिनियंस में बटेगा, इंडिया और पाकिस्तान। प्रिंसली स्टेट चाहे जो राज्य जहाँ पर राजा रहते हैं, जैसे हैदराबाद हो गया, जम्मू कश्मीर होता है, वो चाहे तो इंडिया ज्वाइन करें, चाहे तो पाकिस्तान ज्वाइन करें, कह दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज अलग अलग बनेंगी, इंडिया की अलग, पाकिस्तान की अलग। जो NWFP है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, और जो सिलहेट डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे रेफरेंडम होगा, मतलब पब्लिक चुनेगी कि वहाँ पर किसको ज्वाइन करना है, कि इंडिया या पाकिस्तान को। लेकिन बाद में NWFP में डिसाइड किया कि वो पाकिस्तान चुना जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। जो लेजिस्लेटिव असेंबली सिंध की है, उसने भी डिसाइड किया कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और जो बंगाल और पंजाब थे, वहाँ भी वोटिंग हुई और कहा गया कि रिलीजियस लाइन के हिसाब से इनका ही बंटवारा होगा, मतलब जहाँ पर ज़्यादा मुसलमान हैं और जहाँ पर ज़्यादा हिंदू हैं, वहाँ पे उसको बंटवारा किया जाएगा, बॉर्डर से बंटवारा होगा। और ये कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, ये भी कहा गया। और बाउंड्री फिक्स करने के लिए बाउंड्री कमीशन आया, जिसके जो चेयरपर्सन थे वो सर सिरिल रैडक्लिफ थे, जिन्होंने बाउंड्री कमीशन आया कि बंगाल और पंजाब में कैसे बाउंड्रीज होंगी। और ये भी कहा गया जो ब्रिटिश जो है वो अब एम्परर ऑफ इंडिया यूज़ नहीं करेगी। और इसी के बाद दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान जो है 14 अगस्त को पाकिस्तान एक बना और 15 अगस्त को इंडिया बना। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, और M.A. जिन्ना जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के। तो इसी के साथ दोस्तों थैंक यू, ये आपका है फ्रीडम स्ट्रगल जो कि आपका ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि अगर आपने पूरा ये पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पूरी हिस्ट्री समझ में आएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।